हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की कहानी में। आज हम एक ऐसे क्राइम के बारे में बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप भी अचंभित हो जाओगे कि क्या कोई इंसान चंद रुपयों के लिए एक पूरे हंसते हुए परिवार को ही मौत के घाट उतार सकता है। आज की कहानी में आपको कुछ ऐसा ही देखने को और सुनने को मिलने वाला है कि क्या कोई इंसान पैसों के लिए इस हद तक भी जा सकता है कि वो एक साथ 4 मर्डर कर देता है मात्र 5 घंटों के अंदर अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। उम्मीद करूंगा आज की कहानी आपको पसंद आएगी। 15 जुलाई 2016 की सुबह यूपी हापुड़ की गंग नहर में एक सफ़ेद सेंट्रो कार तैरती हुई दिखाई देती है। वहां पर खड़े लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस वहां पे आती है। कार को बाहर निकाला जाता है और निकालने के बाद कार की तलाश की जाती है। कार में एक लड़की की लाश मिलती है और लाश को फिर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। कार के नंबरों के द्वारा कार के मालिक की पहचान की जाती है, जो कि दिल्ली के वजीराबाद का रहने वाले वेद प्रकाश के रूप में हो जाती है। वेद प्रकाश के परिवार में उनकी पत्नी साधना, बेटा शुभम और एक बेटी नैना थी। जिसकी लाश कार में मिली वो वेद प्रकाश की बेटी नैना की थी। वेद प्रकाश का परिवार दिल्ली के कश्मीरी गेट में कपड़ों की एक अच्छी दुकान थी। फिर यूपी पुलिस वेद प्रकाश के घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद उन्होंने देखा घर पर ताला लगा हुआ था और मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ में लोगों ने बताया कि कल शाम से ही वेद प्रकाश के घर से ना तो किसी को हमने आते देखा और ना ही किसी को घर से जाते देखा। फिर यूपी पुलिस ने इस मर्डर केस को हॉनर किलिंग का टैग किया। हॉनर किलिंग एक ऐसी किलिंग जिसमें अपने ही परिवार के द्वारा अपने ही लोगों को अपने मान सम्मान के लिए मर्डर करना। फिर ये मामला दिल्ली पुलिस में भी दर्ज हुआ। अब ये मामला यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही सुलझा रहे थे। दिल्ली पुलिस के गुप्तचरों के द्वारा एक बात उनको पता चलती है कि मन्नू बावला ने 4 हत्या की है। फिर दिल्ली पुलिस ने हॉनर किलिंग के मामले को जो दिल्ली पुलिस ने लगाया हुआ था उसको नकारती है और इसकी छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ एक शख्स अभिषेक पाल लगता है, जो कि इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड था। अभिषेक से दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है। शुरू में तो अभिषेक ने इस मर्डर केस से उसका कोई भी हाथ नहीं होना बताया, लेकिन जब पुलिस ने अपने पुलिस वाले अंदाज में पूछना शुरू किया तो अभिषेक ने पूरी की पूरी सच्चाई दिल्ली पुलिस के सामने रख दी। अभिषेक ने बताया कि मैं वेद प्रकाश को करीब 1 साल से जानता था। मेरी पहचान वेद प्रकाश से वेद प्रकाश की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के रितेश कटियार के द्वारा हुई थी। रितेश कटियार वेद प्रकाश की दुकान पर काम करता था। काम करने के बाद रितेश कटियार कपड़ों की दुकान को पसंद करने लगा और उसके भी मन में हुआ कि मैं भी अपनी एक अच्छी सी दुकान करूं, जिसके द्वारा रितेश ने वेद प्रकाश से करीब 4 लाख रुपए लिए थे। रुपए लेने के बाद उन्होंने दुकान की। दुकान कुछ समय के लिए अच्छी चली, लेकिन दुकान में कुछ समय के बाद अच्छा घाटा हुआ जिसको वह वहन नहीं कर सका। रितेश ने शुरू में 4 लाख के कुछ रुपए कर्ज के रूप में भी वेद प्रकाश को दिए, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी दुकान अच्छी नहीं चलने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गया और फिर उसने यूपी में ही आत्महत्या कर ली। जब रितेश ने वेद प्रकाश से 4 लाख रुपए लिए थे तब मैं इन दोनों के बीच में गवाह बना हुआ था।
फिर रितेश की मौत हो जाने के बाद वेद प्रकाश ने मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। शुरू में तो मैंने उसकी बातों को भी माना और मैंने उसको बोला कि मैं कुछ समय के बाद तुम्हारे जो रुपए हैं वो कर दूंगा। लेकिन मेरा भी काम जो था वो अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे को भी टेंशन होने लगी। और फिर मैंने वेद प्रकाश के भतीजे सोनू को इसके बारे में बताया। सोनू जो था वो पहले वेद प्रकाश की दुकान पे काम करता था। इसी वजह से सोनू को वेद प्रकाश ने अपनी दुकान से निकाल दिया था, जिसके द्वारा सोनू भी वेद प्रकाश से दुश्मनी बना लेता है और वेद प्रकाश को ठिकाने लगाने के लिए वह कोई ना कोई तरकीब निकालता रहता था, लेकिन उसके हाथ वेद प्रकाश को नहीं लगते हैं। फिर वेद प्रकाश जब सोनू के कांटेक्ट में आया तो सोनू को भी वेद प्रकाश को ठिकाने लगाने के लिए एक अच्छा मोहरा मिल गया था। अभिषेक को वेद प्रकाश को ठिकाने लगाने के लिए उकसाया और वेद प्रकाश को बोला कि मैं इसको ठिकाने लगाने के बाद तेरे को वेद प्रकाश की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा दे दूंगा, जिसके लिए वेद प्रकाश राजी हो गया। फिर वेद प्रकाश काम को अंजाम देने के लिए वेट करने लगा। फिर उसके दिमाग में आया मैं इस पूरे वारदात को अकेला तो नहीं कर सकता। उसने अपने साथ एक 16 साल के लड़के मन्नू बावले को भी साथ में लिया। मन्नू बावला जो कि 16 साल का एक नाबालिग लड़का था, वह शराब का काफ़ी आदी था। 14 जुलाई 2016 को दोपहर करीब 11 बजे अभिषेक और मन्नू एक i10 कार में बैठते हैं और वेद प्रकाश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर अभिषेक वेद प्रकाश को कॉल करता है और नीचे आने को बोलता है। वेद प्रकाश वैसे अभिषेक को काफ़ी सालों से जानता था, तो वह बिना किसी झिझक के अभिषेक के पास आता है और उसकी i10 कार में बैठ जाता है। फिर वो कार को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद फिर वो निकल पड़ते हैं। अभिषेक के बगल वाली सीट में वेद प्रकाश बैठा हुआ था और मन्नू जो था वो पिछली सीट पर बैठा था। कुछ किलोमीटर बीत जाने के बाद फिर वो अपनी कार को एक सुनसान सड़क पर लेके जाते हैं। जो मन्नू पीछे की सीट पर बैठा हुआ था उसने क्लिच वायर से वेद प्रकाश को गले दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वेद प्रकाश की लाश को डिग्गी में रखा और फिर वो निकल पड़े लाश को ठिकाने लगाने के लिए। फिर मन्नू ने अभिषेक को बताया जब वेद प्रकाश अपनी कार में बैठ रहा था तब उसके बेटे शुभम ने हमको देख लिया था। फिर उन्होंने शुभम को भी ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। फिर वो दोबारा से वेद प्रकाश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर अभिषेक ने शुभम को कॉल किया। कॉल करने के बाद शुभम को नीचे बुलाया जाता है। नीचे बुलाने के बाद किसी बात को लेकर शुभम को अपनी गाड़ी में बैठाया जाता है। जैसे कि वेद प्रकाश भी अभिषेक को अच्छे से जानता था और वेद प्रकाश का परिवार भी अभिषेक को अच्छे से जानता था, तो उस वजह से शुभम भी उनकी गाड़ी में आराम से बैठ जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर मन्नू ने क्लिच वायर से फिर शुभम की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फिर वो लाश को पिछली डिग्गी में रखते हैं। फिर मन्नू ने फिर से बोला कि जब शुभम अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तब उसकी माँ साधना ने उसको गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था। फिर अभिषेक ने और मन्नू ने फिर साधना को भी ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। फिर अभिषेक मन्नू फिर से घर की ओर जाते हैं। घर पे जाने के बाद साधना को बोला जाता है कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, आप हमारे साथ जल्दी हॉस्पिटल चलो, उसकी हालत ख़राब है। फिर साधना उनकी गाड़ी में बैठती है। साधना को भी जैसे वेद प्रकाश और शुभम को मौत के घाट उतारा, वैसे ही साधना को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर अभिषेक और मन्नू के दिमाग में एक बात और चल रही थी कि अब इनके परिवार में केवल और केवल नैना बची हुई है, तो लगे हाथ नैना को भी निपटारा कर दिया जाए। फिर अभिषेक मन्नू फिर से वेद प्रकाश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अभिषेक ने नैना को कॉल किया और वही बात बताई जो कि साधना को बताई थी कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तेरे को जल्दी से हॉस्पिटल
चलना पड़ेगा। साधना ने भी घर का लॉक किया। लॉक करने के बाद फिर वो उनकी गाड़ी पे बैठती है। बैठने के बाद जैसे कि उसके 3 परिवार के लोगों को बेरहमी से कल्च वायर से हत्या की थी, उसी प्रकार से नैना की भी हत्या कर दी जाती है। फिर हत्या करने के बाद 3 डेड बॉडी पहले से ही उस गाड़ी में रखी हुई थी, एक डेड बॉडी और हो जाती है। फिर उनको ख्याल आता है कि जब नैना ने घर का दरवाज़ा बंद किया तो घर की जो चाबी थी वो नैना के पास ही थी। फिर अभिषेक और मन्नू फिर दोबारा से उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद फिर वेद प्रकाश की सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार को घर से उठाते हैं। घर को ताला पहले से ही नैना ने लगाया हुआ था। फिर सेंट्रो कार में वेद प्रकाश की पूरी फैमिली की लाश को डाला जाता है और फिर उसको यूपी हापुड़ की गंग नहर में धकेल दिया जाता है। जैसा कि आगे की कहानी आपको मालूम है कैसे लाश मिलती है और कैसे इस पूरी वारदात का खुलासा होता है। इस पूरी बात का खुलासा मन्नू बावला के द्वारा हुआ, क्योंकि मन्नू बावला जो था वो शराब का आदी था और शराब का आदी होने की वजह से उसने 4 से 5 बार जब वो ज़्यादा शराब पी थी तब उसने इस पूरे हत्याकांड के बारे में अपने साथ बैठने वाले लोगों को बताया हुआ था, जिसके जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंचती है और पूरी मर्डर केस को सुलझाती है। फिर 1 नवंबर 2018 को अभिषेक पाल को पकड़ा जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी अभिषेक पाल जेल की सलाखों के नीचे बंद है और मन्नू बावला ज़्यादा शराब का आदी होने की वजह से एक सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। तो आज की कहानी में हमने जाना कैसे एक 4 लाख की छोटी सी रकम के पीछे वेद प्रकाश ने पूरे ही परिवार को ख़त्म करवा लिया। तो आपने देखा पैसों का मामला कैसा सेंसिटिव मामला होता है। तो कृपया आप भी अगर किसी को रुपए देते हो और अगर आप किसी को रुपए लेते हो तो उसको समय समय पर जांचना कि किस इंसान से पैसे लिए हैं और किस इंसान को पैसे दिए हैं। उम्मीद करूंगा आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।